हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान भूगोल फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक को और आगे कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था, जैसे आप यहां पे देख पाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसमें संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार क्या है, विथ डायग्राम, मैपिंग, कोटेशन अच्छी तरीके से हम लोग कवर किए थे। इसके बाद संसाधन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। डायग्राम के माध्यम से आप यहाँ पे दे सकते हैं संसाधन का वर्गीकरण। फिर इसके बाद जो है उसको डिटेल में अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किए थे। फिर इसके बाद संसाधन के वर्गीकरण में जैव और अजैव संसाधन के बारे में, और उसके बारे में फिर डिटेल में हम लोग यहाँ पे विथ फिगर के माध्यम से अच्छे तरीके से समझे थे। पिछली वीडियो में हम लोग सतत पोषण विकास तक कवर कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग और आगे टॉपिक को कवर करेंगे और शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं। बात करेंगे हम लोग भू संसाधन के बारे में। तो यहाँ पे भूमि उपयोग और बंजर भूमि या फिर जो है कृषि योग्य भूमि, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में यहाँ पे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में कुछ देख पाएंगे। यहाँ पे भूमि का उपयोग किया जा रहा है और यहाँ पे एक बंजर भूमि है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, इन्हीं बातों को समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि भूमि उपयोग का मतलब यहाँ पे ये है कि बंजर और कृषि योग्य भूमि, कुछ ऐसी भूमि होती है जो बंजर पड़े होते हैं, कुछ ऐसी भूमि होती है जिनका उपयोग किया जाता है। तो क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि भूमि उपयोग विभिन्न गतिविधियों के अनुसार किया जाता है, जिसमें कृषि योग्य भूमि और बंजर भूमि दो महत्वपूर्ण श्रेणियां होती हैं। कहने का मतलब ये कि भूमि का जो उपयोग है, बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिसके आधार पे भूमि का उपयोग किया जाता है। वहाँ पे इसमें जो मुख्य बातें बताई गई हैं वो कृषि योग्य भूमि और बंजर भूमि के बारे में हमें समझना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि जो है बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में अंतर बताइए। तो 4 नंबर का सवाल कन्फर्म करने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कृषि योग्य भूमि जो है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा गया है कि कृषि योग्य भूमि वह भूमि होती है जिसका उपयोग फसल उत्पादन, बागवानी और पशुपालन के लिए किया जाता है। नाम से स्पष्ट है कि कृषि योग्य भूमि यानी ऐसी भूमि जो कृषि कार्य के लिए उपयोग की जाती है, उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं लिख देंगे। क्या क्या विशेषताएं इसमें हैं तो देख पाएंगे। कृषि योग्य भूमि मिट्टी उपजाऊ होती है, पहला पॉइंट। इसके बाद जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके बाद जो है वर्षा और जलवायु फसल उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। और नेक्स्ट इसमें खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां आदि की खेती की जाती है। तो सिंपल सी बात है कि कृषि योग्य भूमि कृषि कार्य के लिए उपयोगी होती है और उसकी कुछ यहाँ पे विशेषताएं हैं, इसके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद तो बात करते हैं यहाँ पे बंजर भूमि के बारे में। तो बंजर भूमि क्या होती है इसको समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है कि बंजर भूमि वह भूमि होती है जो कृषि, निर्माण, वन, अन्य उपयोगियों के लिए उपयोगी नहीं होती है, यानी अनुपयोगी होती है। तो उसे हम कृषि जो है उसे बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। बंजर भूमि कई प्रकार की होती है। इसमें बात करें, पहला तो प्राकृतिक बंजर भूमि में बात करें, जिसमें जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता और भौतिक कारणों से अनुपयोगी होता है। यानी बंजर भूमि बंजर क्यों होती है उसके पीछे प्राकृतिक कारण भी बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे रेगिस्तान में, जैसे रेगिस्तान होता है, रेगिस्तानी भूमि होती है। भारत में बात करें तो थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है, लद्दाख में हिमालय क्षेत्र जो बर्फीले क्षेत्र हैं, ये नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, ये बंजर भूमि के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनका उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं होता है। तो ये एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भू निम्नीकरण क्या होता है। भू निम्नीकरण को परिभाषित कीजिए, ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भू निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि भूमि का ह्रास होना, जो उसमें उत्पादकता होती है, जो उत्पादन होता है उसके उत्पादन का कम होना या भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो भू निम्नीकरण का अर्थ भूमि की उत्पादकता, गुणवत्ता में गिरावट, जिससे कृषि और वन्यजीव, जल संचयन और अन्य प्राकृतिक जो कार्य होते हैं उनके लिए अनुपयोगी होता है। यह प्राकृतिक कारणों और मानवजनित गतिविधियों के कारण हो सकता है। यानी जो भू निम्नीकरण है, यानी भूमि का जो ह्रास है, उसमें प्राकृतिक कारण और मानव गतिविधियां दोनों शामिल होती हैं।
यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे कि कैसे कैसे इसके कारण होते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से इसके कारण यहाँ बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भू निम्नीकरण के कारण में। पहला है कारण प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में अगर बात करें तो यहाँ पे मृदा अपरदन पहला होता है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। मिट्टी की कटाव के कारण भू निम्नीकरण होता है। हवा पानी के कारण मिट्टी का कटाव होता है, जिससे उसकी जो ऊपरी परत होती है वो कट जाती है और उर्वरा शक्ति जो है ह्रास हो जाती है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके बाद उसके यहाँ बाढ़ और सूखा है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण भी जो है भूमि का ह्रास होता है। अत्यधिक जल प्रवाह या पानी की कमी कारण मिट्टी की उर्वरता घटती है। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है भूकंप और ज्वालामुखी। जब भूकंप और ज्वालामुखी आता है तो इसके भी भूमि जो अस्थायी क्षति होती है, मतलब कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसके कारण भू निम्नीकरण होता है। तो ये तो बात होगी प्राकृतिक कारण जिसके मिट्टी का कटाव होता है, यानी भूमि का ह्रास होता है। अब इसके बाद बात करते हैं मानव जनित कारण में। तो मानव जनित कारण यहाँ पे देख पाएंगे अत्यधिक कृषि। अत्यधिक कृषि का मतलब ये होता है कि बार बार फसल उगाने से भी मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। किसी भी क्षेत्र में अगर वही फसल बार बार उगाया जाए तो उससे उर्वरा शक्ति की ह्रास होती है। सिंपल सी भाषा में समझे तो अगर आप एक ही खाना हर हफ्ते खाएं, मतलब रोज आप एक ही खाना खाएं, रोज डेली आपको वही भोजन मिले, तो आप उस भोजन से पक जाएंगे, मतलब कि परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही जो कृषि की उत्पादकता होती है, जब एक ही फसल बार बार उगाई जाती है तो उससे उसकी उर्वरता शक्ति नष्ट होती है। इसके बाद तो वनों की कटाई। वनों की कटाई, और यहाँ पे अत्यधिक वनों की कटाई कारण जो है मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है और मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। इसके बाद अत्यधिक चराई। अत्यधिक चराई का मतलब ये होता है कि पशुओं को अत्यधिक चराई करते हैं, जिससे मिट्टी की जो उर्वरी शक्ति होती है, उर्वरी शक्ति या उर्वरा शक्ति कह सकते हैं, जो उपजाऊ शक्ति होती है, जो परत होती है ऊपरी वाली, वो खत्म हो जाती है और उससे मिट्टी का ह्रास होता है। इसके बाद तो बात करें खनन की। तो खनन में जैसे खुदाई होती है, तो खुदाई के कारण जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है ऊपरी परत हट जाती है, जिससे अत्यधिक नुकसान होता है और इस प्रकार से मिट्टी जो होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है। वही बात करें औद्योगिकरण और शहरीकरण कारण, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि फैक्ट्रियाँ, सड़कों और इमारतों के कारण भू निम्नीकरण होता है। जब मिट्टी का जो है खुदाई होगा तो उसके बाद जो है औद्योगिकरण का विकास होगा, वहाँ पे शहरीकरण का विकास होगा, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद तो बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पर, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग के कारण भी मिट्टी की जो जैविक शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है और फिर इसके बाद मिट्टी का ह्रास होता है। ठीक है, तो कुछ ये पॉइंट थे जिसे आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं। इसके बाद तो बात करें यहाँ पे मिट्टी के भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय में, तो दे सकते हैं वनों की रक्षा करना, यानी वन को अधिक से अधिक लगाया जाए और मृदा संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि जो खेती वगैरह होती है उसमें मृदा का संरक्षण करना चाहिए कि मिट्टी कटाव ना हो, मिट्टी का अपरदन ना हो, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है सतत विकास। सतत विकास का मतलब ये होता है कि जैविक खाद और कम जल वाले जो खेती होती है उनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसके बाद जो है चारागाह प्रबंधन, यानी जो है पशु के चराने के लिए एक ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो। वही बात करें खनन गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए। जो विभिन्न स्थानों पर खनन होता है यानी खुदाई होता है उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो। इसके बाद जल की संरक्षण तकनीकें, यानी वर्षा जल संचयन करना चाहिए, जिससे हम सिंचाई की सुविधाओं में सुधार कर सकें। इसके बाद है भूमि का उपयोग योजना, यानी भूमि को इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए जिससे एक आने वाले दिनों में भी भूमि का ह्रास ना हो। तो ये कुछ पॉइंट है जिसे आप समझ सकते हैं और आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं। इसके बाद तो अगली टॉपिक रहेगी मिट्टी का, मतलब भारत की मिट्टियाँ। भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं और किन किन राज्यों में पाई जाती हैं, क्या क्या फसल उगाए जाते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।